आज भी मैं जब गांव में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई आगे भाई आगे। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान चीज होती है। कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। आदमी को कहने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने में खाली आदमी की जुबान हिलानी पड़ती है और कुछ थोड़ी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। बिजनेस बिजनेस की जगह है, राजनीति राजनीति की जगह। ये शॉर्टकट वाली जो चीजें है ना, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ये भी शॉर्टकट ही होती है। जैसे आदमी शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसका वो जो बढ़ने की जो गति है ना, वो भी शॉर्टकट होती है। कोई भी, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि कोई भी कार्य हो, निश्चित रूप से वो मेहनत मांगता है, अपने कर्म के प्रति पूरा समर्पण मांगता है, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। मेरा सवाल ये बनता है कि यदि इस बार आपको टिकट नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी से, तो क्या उदास हो जाते हैं? मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे मंजूर है। जिसको टिकट देगी हम मिलजुल के एकजुट होकर काम करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर अंता चुनाव में उतरेंगे? उतर चुके हैं, लेकिन क्या दो तीन मुद्दे हैं जो आपकी नजर में है कि मैं इस अंता को उस चीज से मुक्ति दिलाऊंगा? वादा क्या है इस बार अंता चुनाव में आपका वादा जनता से? ये तो रहे कि जो सरकार के जो काम अटके हुए काम है उनको करवाना है, सुविधाएं दिलाना है। कुछ ऐसे भी वादे रहते हैं कि मैं कुछ नया करूंगा इस बार। वादा तो मैंने आपको कहा कि जो एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों सेक्टर को मैंने बहुत, जब जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरी मजबूती से मैंने इन तीनों सेक्टर में मजबूती से काम किया है। भरत सिंह कुंदपुरा जी इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे आपके गुरु भी है, आप उनका रिगार्ड भी करते थे, लेकिन वो जब सरकार थी पिछली आपकी सरकार कांग्रेस में, पत्र लिखे उन्होंने गहलोत जी को खूब, आपके लिए भी, ठीक है, पता है आपको इस चीज से, सबको पता है। इस पर क्या छोड़? देखो, स्वर्गीय भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और बहुत अच्छे लीडर थे। और जो आप पत्र की बात कह रहे हो, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मैंने तो उस टाइम पे भी मीडिया जब वर्जन लेती तो मैं एक ही बात कहता था कि भरत सिंह जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मैं मरूंगा जहाँ तक मेरे लिए वो सम्मान्य रहेंगे। कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में कौन नेता आपको सबसे प्रिय है? मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया कि मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे लिए सम्मानीय हैं और सम्मानीय रहेंगे। ये पूछ रहा हूँ, सबसे फेवरेट। सम्मानीय एक ही बात है, जैसे टीचर से फेवरेट पूछते, थोड़ा वो एक ही बात है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी मेरे लिए प्रिय। और बीजेपी के, क्योंकि लोकतंत्र है, वो तो चुनाव के बाद सबसे फेवरेट। नहीं, बीजेपी के भी कोई अगर वरिष्ठ नेता मिलते हैं तो हम तो उनसे सम्मान से बात करते हैं, ऐसा नहीं। अंता उपचुनाव की जाजम भी चुकी है, पूरा माहौल बना हुआ है। मेरे साथ है प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने इनके ऊपर भरोसा जताया, आला कमान ने, दिल्ली कमान ने, और इनको टिकट फिर से दोबारा दिया। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, चुनाव से लेके भी निजी बातचीत भी करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ऐसे आप प्रमोद जैन है, लेकिन प्रमोद जैन भाया नाम से आपको पुकारा जाता, सब भाया भाया कहते हैं आपको, ये क्यों? बचपन में मेरे दादा दादी मुझको भाया भाया बोलते थे, तो वो नाम फिर मेरा मोहल्ले वाले भी वही कहने लगे। फिर मैं जब होश संभाला और जो मेरे मित्र लोग थे तो वो भी भाया भाया कहने लगे, तो वो धीरे 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 मेरे नाम से ज्यादा भाया नाम पॉपुलर हो गया। आज भी मैं जब गांव में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े प्यार से कहते हैं भाई आगे भाई आगे, ऐसे बोलते हैं। ये जब से होश कब से संभाला? राजनीति की पारी स्टार्ट करी तब संभाला, या जब मतलब मैच्योर हुए 18 साल के हुए तब संभाला? राजनीति तो मैंने बहुत लेट शुरू की है। पहले स्टूडेंट लाइफ में थे, फिर NSUI में शामिल हुए, फिर CR का इनका चुनाव लड़े, तो धीरे 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 फिर वो राजनीति का चस्का लग गया और जनता का प्रेम रहा, मोहब्बत रही, साथियों का पूरा एकजुट होकर आगे बढ़ाने में मेरे को पूरा सहयोग रहा
उसी की देन है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। भाया जी, मुस्कुराहट को देख के लगता है कि आप स्कूल में भी काफी एग्रेसिव रहे होंगे, इंटेलिजेंट रहे होंगे, आप कहीं बिजनेस में जा सकते थे या कोई और प्रशासनिक पद पर जा सकते थे, लेकिन राजनीति को ही क्यों चुना आपने? राजनीति में क्यों आए यहाँ? देखो साहब, बिजनेस वाली जो बात है, तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, खेतीबाड़ी का काम था और अन्य व्यवसायिक काम था। वो आज भी मेरा व्यवसाय का काम जारी है। तो बिजनेस बिजनेस की जगह है, राजनीति राजनीति की जगह। कॉलेज से, स्टूडेंट लाइफ से इसमें जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर मैं जब कोटा देहात हुआ करता था, जब मतलब जिला हमारा बना, कोटा जिले में आता था, तो कोटा देहात का मैं यूथ कांग्रेस में पहले सबसे पहले सचिव बना। उस जमाने में यूथ कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का एक अपने आप में बहुत बड़ा रुतबा होता था और बहुत बड़ी जिज्ञासा होती थी आदमी की भी, मैं कैसे न कैसे इसमें जुड़ूं, इसके लिए प्रयासरत रहते थे। फिर मैं जिलाध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। फिर धीरे धीरे संगठन में कई पदों पे काम किया। मैंने हमारे कांग्रेस के पहले सांसद के उम्मीदवार, एमएलए के उम्मीदवारों के चुनाव में बिजली के खंभों पे चढ़ के मैंने झंडे तक बांधे। अच्छा, इस मुस्तैदी से, इस लगन से मैंने काम किया पार्टी के लिए। मतलब गहलोत जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस में रहना है तो रगड़ाई तो होगी, मतलब कांग्रेस संगठन ऐसा है उसमें रगड़ाई तो होती है, मतलब संगठन में रहने पर आपको लगा कि मेरी रगड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, मतलब मुझे सिखाया है? ऐसा है कि चाहे पार्टी में का हो या कोई अपना व्यक्तिगत बिजनेस हो या अन्य कोई अपने जॉब हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ती है। अब आज हम जब कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म बनता है कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से हम काम करें और पार्टी की रीति नीति को हम आगे बढ़ाएं। और जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में सामाजिक विकास, सामाजिक क्षेत्र के कार्य, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों सेक्टर में अंता विधानसभा की जनता ने जब जब मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने खुले मन से इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास किया। अब मैं एक सवाल करता हूं, अंता चुनाव पर बाद में आऊंगा। राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। आजकल जो राजनीति में शॉर्टकट चल रहा है, पोस्टर छपा दिए, डिफेंडर गाड़ी लिया है, व्हाइट शर्ट पहन लिया, रील बना लिया, इंस्टाग्राम रील बना ली, तो मतलब आजकल राजनीति में शॉर्टकट चलने लग गया है। क्या आपको लगता है कि अब राजनीति में मेहनत नहीं है, या क्या तजुर्बा कहता है आपका? देखो ऐसा है साहब कि ये शॉर्टकट वाली जो चीजें हैं ना, ये लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ये भी शॉर्टकट ही होती हैं। जैसे आदमी शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर उसका वो जो बढ़ने की जो गति है ना, वो भी शॉर्टकट होती है। कोई भी, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि कोई भी कार्य हो, निश्चित रूप से वो मेहनत मांगता है, अपने कर्म के प्रति पूरा समर्पण मांगता है, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है। आप भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं या घूमते हैं? मैं तो बहुत ही सिंपल प्रोफाइल का आदमी हूँ और बहुत सिंपल परिवार से हूँ। मैं तो आज भी मोटरसाइकिल में बैठ जाता हूँ और जैसी भी गाड़ी हो छोटी मोटी, मेरे को इन चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है। मैं अंता पे था तो कहते थे कि भाया जी कहीं भी शादी हो या कहीं पर भी किसी के कोई दुख का काम हो, सुख का काम हो, पहुंच जाते हैं भाया जी। मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र की जनता के उसमें हम जितना ज़्यादा उनके सुख में दुख में शामिल हों, वो मेरा प्रयास रहता है। कई बार रिश्तेदारी में कहीं बाहर कोई कार्यक्रम आ जाता है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। उस वजह से कई जगह चूक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि भी जितना ज़्यादा अटेंड कर सकें, करने का मैं हमेशा पूरा प्रयास करता हूँ। काफी लंबा समय हो गया राजनीति करते हुए, टिकट भी मिल गए, जीत गए, हार गए, मतलब चल रहा है सारा एक वो फलसफा चल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या थोड़ा राजनीति से दूर होना चाहिए? कभी कभी आता है क्या मन में ऐसा कभी? 84 से मैं राजनीतिक में मेरा प्रवेश है, 1984 में है। और मेरे राजनीतिक गुरु परम सम्मान्य शांति धारीवाल साहब, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हाड़ौती के कांग्रेस के, उनके
सी में जुड़ने के बाद कांग्रेस में मेरी एक्टिवनेस बढ़ी है। मतलब धारीवाल जी की वजह से, मतलब धारीवाल जी आपके गुरु हैं। बिल्कुल, मेरे राजनीतिक गुरु शांति धारीवाल साहब हैं और उनसे ही मेरा जुड़ा हुआ, तभी से मेरा राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिविटीज मेरी ज़्यादा बढ़ी। 1995 में मैं पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा और उसमें मैं जिला प्रमुख का चुनाव एक वोट से हार गया था। तो मैं जिला परिषद में मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में 5 साल तक बहुत ही मजबूती से काम किया। 2000 में फिर मैं जिला परिषद का चुनाव जीता। मेरे साथी भरत मारन को मैंने जिला प्रमुख बनाया, मैं उप जिला प्रमुख बना। फिर 2003 में मैं एमएलए का प्रथम चुनाव जीता। 2008 में मैं दूसरा चुनाव जीता और उसके बाद में 13 का मैं चुनाव लूज किया मैंने। फिर 18 में मैं तीसरा चुनाव जीता। फिर 23 वाला मैंने लूज किया। आजकल राजनीति में गुरु बदल रहे हैं, कोई कभी किस जगह किसका हाथ थाम लेता है, फिर बाद में हाथ थाम लेता है। कभी आपके सामने भी ऐसी समस्या? मैं साहब, मेरा जो सिद्धांत रहा है, जो मेरे को मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले हैं, मैं हर नेता का सम्मान करता हूँ और मेरा प्रयास यही रहता है कि वो पार्टी से रिलेटेड जो भी मुझे जिम्मेदारी देते हैं उसको मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। क्योंकि शुरू से मेरी ये लगन रही है कि जिस काम का मुझे टास्क दिया जाता है, मैं जितनी क्षमता होती है उससे अधिक क्षमता से उस काम को करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं समझा, सभी को सम्मान दिया और सभी का सम्मान किया और सभी नेताओं ने भी मुझे सम्मान दिया। अब हम बात करते हैं अंता चुनाव पे। अंता चुनाव है, इस बार लिटमस टेस्ट है। इस अंता चुनाव में कई, मतलब तमाम दोनों पार्टियों का, राजस्थान में तो दो ही पार्टियां ऐसे प्रॉपर जो एक्टिव है, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों में तमाम बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लिटमस टेस्ट है। ऐसे विधानसभा चुनाव नहीं है, उप विधानसभा चुनाव, बाई इलेक्शन है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस अंता चुनाव को इस बार? क्योंकि पहले भी लड़ा है आपने, 2-3-4 बार आप निर्दलीय भी लड़े, 2-3 बार पार्टी ने भरोसा जताया, इस बार भी जताया। इस बार कुछ थोड़ा चेंज लग रहा है क्या आपको? तो क्या साहब कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और जनता बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। मुझे इस चुनाव में पूरा भरोसा है। मैंने अंता की जनता का पूरा मैंने ईमानदारी से सेवा की है और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अंता क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे मातृशक्ति युवा साथी, सभी का मुझे स्नेह प्यार है और निश्चित इस बार मुझे जनता विजय श्री का आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अंता चुनाव में आपने एक बहुत बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता को भी हराया है और उनसे जीते भी हैं, मतलब हराया भी है और मतलब खुद भी हारे हैं, उनको भी हराया, मतलब ऐसा चला है। इस पर क्या कहेंगे इस बार? ये तो मैंने आपको बताया ना कि जनता का निर्णय, जनता बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और किस समय उनका क्या निर्णय हो, ये उस समय उनका जो विचार होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पॉलिटिक्स में जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मेरी हार भी हुई, जीत भी हुई, तो मैंने कभी उस चीज को मन में कोई मेरे ज्यादा उदासी नहीं आई। मैंने मेरा जो दायित्व है, चाहे मैं चुनाव जीता हूँ चाहे हारा हूँ, पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का मैंने हमेशा पूरा प्रयास किया। आपने उदासी वर्ड का उपयोग किया, तो मेरा सवाल यह बनता है कि यदि इस बार आपको टिकट नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी से, तो क्या उदास हो जाते हैं? मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ और अगर पार्टी, मैंने तो ये टिकट फाइनल हुआ जिसके 3 दिन पहले भी मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने उनको साथियों को, मीडिया के साथियों को यही निवेदन किया था कि भाई पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे मंजूर है, जिसको टिकट देगी हम मिलजुल के एकजुट होकर काम करेंगे। आप मीडिया को सुनते रहते हैं, अखबार पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया को देखते हैं। अभी एक किस्सा बड़ा मशहूर है इस अंता चुनाव में कि एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा,
वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। जब उनको टिकट नहीं मिला तो कहा गया कि कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने दिया, भैया साहब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कांग्रेस में दूसरे नेताओं को। ऐसा मतलब कई सारी चीजें लगी है। पार्टी के उन दिग्गज नेताओं को के ऊपर भी आरोप लगाया है, आपके ऊपर भी लगाया है। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान चीज होती है। कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। टिकट का निर्णय पार्टी में जो एक परंपरा जो बनी हुई है, बहुत ही लंबा एक उसका सिस्टम होता है। बाकायदा पार्टी सर्वे भी करवाती हैं, ऑब्जर्व उसके लिए पर्यवेक्षक भी लगाते हैं, वो भी राय मशवरा करते हैं जिले के विधानसभा के जिम्मेदार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। बड़े नेता भी फोन पे भी जानकारी लेते हैं। तो सभी तरह का जो फीडबैक आता है और जो उनको लगता है कि भाई इनके पक्ष में लोगों का रुझान ज़्यादा है, उसी के अनुरूप नेता और हाईकमान निर्णय करता है। तो हम तो जो जो निर्णय किया है वो पार्टी ने सोच समझ के ही किया है और हमारे को स्वीकार है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि अंता की जनता मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी। अंता चुनाव है, इस बार अपोजिशन से हैं आप, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है। अभी आ रहा था तो सड़क के भी बड़े बेहाल बदरंग थे सड़क। आपके दो तीन ऐसे एजेंडे बताओ इस अंता चुनाव में। आप किन मुद्दों को लेकर अंता चुनाव में उतरेंगे, उतर चुके हैं, लेकिन क्या दो तीन मुद्दे हैं जो आपकी नजर में है कि मैं इस अंता को उस चीज से मुक्ति दिलाऊंगा जनता को? सबसे पहला तो है कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हमारे पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो एक से बढ़कर एक जन कल्याण की योजनाएं जो लागू की थी, और उसके बाद सरकार बीजेपी की आई, आज इतने महीने हो गए, इन्होंने उन योजनाओं को या तो समीक्षा के नाम पे कम करने का काम किया या बंद करने का काम किया। जैसे चिरंजीव जैसी योजना, क्योंकि मैं तो इस मेडिकल सेक्टर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत नज़दीकी से लोगों की पीड़ा को देखा है। कई बड़े इलाज में, बड़ी बीमारी में हमारी कई माँ बहनों की रकमें बिक जाती थी, कई के मकान गिरवे रखने में आ जाते थे, कई के ज़मीनें गिरवे रखने में आ जाती थी। मैंने, क्योंकि मैं इस सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैंने लोगों की मन से सेवा की है, तो मैंने इस सेक्टर में देखा है कि कितनी तकलीफ रहती है। तो गहलोत साहब ने जो योजना लागू की थी 25 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की, चिरंजीवी, उसको बंद करने का काम किया और उसमें कटौती कर दी। तो ऐसे जो जितने भी जन कल्याण की योजनाएं थी उनको या तो समीक्षा के नाम पे बंद किया गया या काटा गया। लोगों के कई राशन बंद कर दिए, कई की 3-3 4-4 महीने से बुजुर्गों की, विकलांगों की, विधवाओं की पेंशनें नहीं आ रही हैं। ये जो सब चीजें आम जन इससे प्रताड़ित है, प्रभावित है। किसान को बीज भी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। आपने कहा ना कि तीन चीजें क्या है, हाँ। तो अभी तो एक बताया मैंने कि भाई पिछली जो हमारी कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनको इन्होंने बंद करने का या समीक्षा के नाम पे कम करने का काम किया, जिससे हर तबका प्रभावित हुआ है। दूसरा, किसानों की हम बात करें, समय पे बिजली नहीं मिल रही, साथ ही बिजली के करंट के बिल तेज हो गए। तीसरा, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अतिवृष्टि के कारण हमारे जिले में सबसे ज्यादा बरसात हुई है और इसके कारण आप ये मानो कि लोगों की 3-3 बार बुआई की, खाद बीज बेकार हो गया, खेत पड़त रह गए। अगर किसी के पैदावार हुई भी सही तो वो भी बिल्कुल नाम मात्र की हो रही है। तो इसके लिए आज तक कोई किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। ये जितने भी जो कांग्रेस के टाइम की जो बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत की थी, या तो मौके पे वो धीमी कर दी गई है या कई अभी मौके पे चालू नहीं हुई है। तो किसान वर्ग के साथ भी काफी इस सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे आम किसान परेशान है। ये तो मेरी आगे और बात। तीसरा है विकास। विकास की हम बात करें तो अभी आप जिस सड़क पे आए हैं, ये जब मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था उस समय मैंने इसको चौड़ा किया रोड को,
उसके बाद हमने अभी पिछली सरकार में वापस इस सड़क के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत करा के उसकी एनडेप जारी करा के उसका टेंडर लगवाया। आज 18 महीने में इस 12 मांगलो सड़क का काम इससे चालू नहीं हुआ। ऐसे में आपको अगर गिनाने लगूं 3 घंटे तक आपको काम गिना सकता हूं कि अंता विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे समय स्वीकृत हुए, हमारे समय कई जगह काम चालू हो गए थे, आज या तो काम वो बंद पड़े हैं या कछुआ चाल से चल रहे हैं या कई जगह वो काम ही चालू नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे चुनाव में निश्चित रूप से मैं जनता के सामने रखूंगा। ये तो रखोगे, वादा क्या है इस बार अंता चुनाव में आपका वादा जनता से? ये तो रहेगी जो सरकार के जो काम अटके हुए काम है उनको करवाना है, सुविधाएं दिलाना है। कुछ ऐसे भी वादे रहते हैं कि मैं कुछ नया करूंगा इस बार। वादा तो मैंने आपको कहा कि जो एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों सेक्टर को मैंने बहुत जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया है पूरी मजबूती से मैंने इन तीनों सेक्टर में मजबूती से काम किया है। जनता, मुझे विश्वास है कि इस बार भी मुझे आशीर्वाद देगी और इन तीनों सेक्टर में मैं मजबूती से काम करूंगा। एक सवाल है कि बीजेपी का टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बीजेपी असमंजस में है। कोई कह रहा था कि बीजेपी कांग्रेस का एग्रीमेंट है और भैया जी की मदद दूसरे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, हाड़ौती के ही बड़े दिग्गज नेता वसुंधरा जी कर रहे हैं या ये सब क्या साहब, ये ख्याली पुलाव है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पे लगा सकता है। बीजेपी के टिकट का मामला है, उसका निर्णय उनके नेता करेंगे। हमारे टिकट का जो रहा हमारे हाईकमान ने किया। तो ये जो आपने कहा कि कोई ऐसा कह रहे थे वैसा कह रहे थे, इन चीजों में मैं न तो कोई कुछ कमेंट्स करना चाहता हूँ और न इन चीजों पे मैं कोई भरोसा करता हूँ। अच्छा, तो अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि राजनीति सफर आपका इतना लंबा रहा है, अब तक का मतलब क्या ऐसा अनुभव, छोटा सा एक अनुभव सुनाइए राजनीति का कि जिससे आपको कभी प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा एनर्जी मिली जब मैंने ये काम किया। मैंने आपको एक छोटा सा, मतलब इतना कोई, जैसे कि आपको कभी दिल में ऐसा लगा कि यार मुझे, ऐसे तो हमेशा ही मिलती है, काम करते रहते हैं तो दिल से, कभी एक ऐसा कभी मार्मिक छोटा सा। हर चीज के मैंने आपसे निवेदन किया, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप उसके पॉजिटिव पहलू पे जाओगे तो निश्चित आप अच्छे काम कर पाओगे। अगर आप उसके नेगेटिव पहलू पे जाओगे तो आप नेगेटिविटी में उलझे रहोगे। मैंने हमेशा मेरे जीवन में पॉजिटिव सोच रखी और आपने कहा भाई कोई ऐसा काम, आज जो ये पशु पक्षी का हॉस्पिटल आपने देखा, ये अपने आप में मेरे जीवन का बहुत बड़ा काम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरा देख के तो दिल बाग बाग हो गया। मैं कहता हूँ कैमरे के सामने ये बात बोल, 14 फरवरी 2000, बहुत अच्छा ये आपने किया काम, अच्छा। 14 फरवरी 2023 में इसका लोकार्पण हमारे नेता सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने इसका लोकार्पण किया था। आज तक इसमें 1 लाख से ऊपर पशु पक्षियों का इलाज हो गया। यहाँ पूरी सेवाएं निःशुल्क हैं। ये कोई पशु पक्षी मुझे कोई वोट देने वाले नहीं है, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहे हैं, इनकी आत्मा संतुष्ट हो रही है आपकी। मेरी आत्मा को संतुष्टि है कि भाई जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उस वोट की ताकत से ऐसे कई अच्छे काम ईश्वर ने मुझसे करवाए। करवाने वाला परमात्मा होता है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जब आपको समय हो चुनाव के बाद, आप एक दिन का समय निकाल के बताना। जरूर मैं वादा किया तो मेरे इस राजनीतिक जीवन में रहते हुए जो मैंने सामाजिक क्षेत्र के जो ऐतिहासिक कार्य जो ईश्वर ने मुझसे करवाए हैं, मैं पूरा आपको अवलोकन कराऊंगा। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके अनुभव से मुझे प्रेरणा भी मिलेगी। उर्मिला भाभी को कितना टाइम देते हैं घर में, क्योंकि व्यस्त रहते हैं? ऐसा है साहब कि गृहस्थ जीवन अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है और पॉलिटिक्स अपनी जगह है। फिर भी कभी कभी भाभी तो सभी सेक्टर में टाइम देना पड़ता है और सभी के साथ सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है। डांट तो लगती होगी कभी कभी थोड़ा सा? नहीं, हमारे ऐसा कोई अछूता नहीं है जो हमारे में ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मेरे को भगवान ने धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी दी है, जो कंधे से कंधा मिला के हमेशा मेरा साथ देती है और इन कामों में कभी वो मुझे टोका टोकी भी नहीं करती। बहुत किस्मत वाले हो इसमें तो आप।
मैं खुद ही कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ, अब एक सवाल और है मेरा आपसे, एक दो सवाल कि बेबाकी मतलब आपको लगे तो अच्छा जवाब, कि भरत सिंह कुंदनपुरा जी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे आपके गुरु भी है, आप उनका रिगार्ड भी करते थे, लेकिन वो जब सरकार थी पिछली आपकी सरकार कांग्रेस में, पत्र लिखे उन्होंने गहलोत जी को खूब, आपके लिए भी, ठीक है, पता है आपको इस चीज से, सबको पता है, इस पर क्या छोटी सी। देखो, स्वर्गीय भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और बहुत अच्छे लीडर थे। और जो आप पत्र की बात कह रहे हो, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मैंने तो उस टाइम पे भी मीडिया जब वर्जन लेती तो मैं एक ही बात कहता था कि भरत सिंह जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मैं मरूंगा जहाँ तक मेरे लिए वो सम्मान्य रहेंगे। और पत्र वाली जो बात मीडिया वाले उस टाइम पे भी करते, तो मैं यही कहता था कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिगत सोच होता है, व्यक्तिगत विचार होता है। तो मैंने तो हमेशा उनका सम्मान किया और आज भी मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान है। मतलब वो जो जिंदा थे तब आप उनसे मिले भी है, उनको कभी आपने बोला कि चलो अपन दूरी, मतलब वो जो दूरियां हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने बीच में, दूर करने की कोशिश, क्योंकि आप दोनों मजे हुए हैं, सोशल वर्कर नेता हैं। मुझे जब भी भरत सिंह जी मिलते थे विधानसभा में कहीं भी, मैंने हमेशा उनका पैर छू के प्रणाम किया, पूरा सम्मान दिया है। और उन्होंने भी मेरे को हमेशा मेरे कंधे पर हाथ धर के मुझे हमेशा वात्सल्य दिया है। आप तो पीडब्ल्यूडी मंत्री, हाँ आप बोलिए। तो कभी अ, अ, ऐसी कोई मुझे व्यक्तिगत मिलने में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई वो मेरे खिलाफ हैं, या ऐसा मुझे कभी उन्होंने महसूस लोग नहीं बाग कहते रहते हैं, चलता रहता है, हुआ। अब साहब ये तो बीच के लोग हैं। मैंने आपको कहा कि आदमी को कहने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने में खाली आदमी की जुबान हिलानी पड़ती है और कुछ थोड़ी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। आपके पास दो कैबिनेट मंत्री पद रहे हैं अलग अलग, मतलब कांग्रेस की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री पद एक बहुत बड़ा पद है। सड़कें सब बनाते हैं, काम सब कराते हैं, एक जो हमेशा एक वो चलता रहता है, उसको सारा वो करते ही हैं। कोई आपको विधायक बताते हैं कि ऐसा काम बताइए कि जो मैंने किसी की नजर में नहीं था, उसको अलग हटके किया, उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए। पीडब्ल्यूडी मंत्री कार्यकाल में मैंने एक अनूठी पहल की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी के आशीर्वाद से। उस समय मैंने एक योजना बनाई कि प्रत्येक विधानसभा के 5 धार्मिक कार्य जो सड़क से जुड़े हुए नहीं है, उसकी हमने प्रत्येक विधायक जी से अभिशंसा ली। चाहे वो हमारे पार्टी के कांग्रेस के विधायकगण हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे निर्दलीय के, 200 ही विधायकों की अभिशंसा लेकर हर विधानसभा में 5-5 धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ा, जो अपने आप में एक अनूठी पहल थी। और हर विधानसभा में 5 धार्मिक स्थल सड़कों से जुड़े। गौपालन मंत्री थे तब, एक बताइए। गौपालन मंत्री के समय मैंने ये मेरा क्योंकि मेरी गौ माता की सेवा हमेशा हो भी रही है। बचपन से मैंने देखा, जब से होश संभाला, मेरा घर में मेरे दादा दादी के समय से गाय रही है। तो उनके जो संस्कार थे कि वो बिना गाय को रोटी दिए खाना नहीं खाते थे, उन संस्कारों को ही मैंने जीवन में उतारा। और जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सबसे पहले गोरक्षा सम्मेलन बुलाया 2019 मार्च 2019 में जयपुर में। गोरक्षा सम्मेलन में तमाम राजस्थान के गौशाला के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे हमारे नेता गहलोत साहब के मुख्य आतिथ्य में वो सम्मेलन हुआ। 6-7 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमने उनसे पूछा कि हमारी जो संस्कृति है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है। दूसरा, हम शिवालय, शिव मंदिर में नंदी की पूजा करते हैं। असली नंदी के जो हालात हैं आपसे हमसे छुपे हुए नहीं है, तो इनको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप इससे जुड़े हो। उन्होंने कहा कि जो गत भाजपा के सरकार के समय की जो अनुदान की प्रक्रिया थी, वो इस तरीके की थी कि साहब हमको ऐसा महसूस होता है कि सरकार हमको चोर समझती है। तो इनमें ये जटिलता है, आप इनको खत्म करें। हमने उनको सबको खत्म किया। टोल पर्ची का प्रोविजन हटाया, बिलों का प्रोविजन हटाया, पहले संख्या
200 के बाद अनुदान चालू होता था, उसको घटा के 100 किया। पहले 2 साल बाद अनुदान चालू होता था, उसको घटा के 1 साल किया। फिर उन्होंने कहा साहब महंगाई बढ़ गई, चंदा लेने जाते हैं तो लोग बाग गिने चुने लोग चंदा देते हैं, हमको संचालन में बहुत तकलीफ आती है, अनुदान बढ़ाया जाए। पहले 16 रुपए छोटे पशु पे था, उसको 20 रुपए किया। बड़े पशु का 32 से बढ़ाकर 40 रुपए किया। पहले अनुदान 3 से 6 महीने किया, उसको 9 महीने किया। नंदियों के लिए 12 महीने का प्रोविजन किया। हमारे पहले जो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा जी के समय की, उस समय 4-5 साल में गौशालाओं को अनुदान दिया 498 करोड़। और गहलोत साहब की सरकार के समय मेरी कलम से 3800 करोड़ से ऊपर अनुदान 5 साल में दिया कांग्रेस की सरकार ने। तो इससे स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है गौ सेवा की, वो केवल मात्र केवल उनकी कथनी करनी में अंतर है, और जो कांग्रेस के समय काम किया वो अपने आप में मिसाल है। आप किसी भी गौशालाओं के प्रतिनिधि से, उनके जो संगठन बने हुए हैं राजस्थान के, उनसे आप पूछ सकते हो कि सबसे ज्यादा काम गौशालाओं के लिए किस सरकार के समय और किस मंत्री के समय हुआ। अंता चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है, इस बार आपके सामने थोड़ा चैलेंज तो है, मतलब इस बार हमेशा कांग्रेस बीजेपी में ही होता था यहाँ पे फाइटिंग, इस बार त्रिकोणीय लग रहा है आपको कुछ ऐसा कि? साहब क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय मैं तो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ और अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है ईश्वर पे, अंता विधानसभा की जनता मतदाताओं पर, कि मैंने जो क्षेत्र की सेवा की है, निश्चित रूप से मतदाता बहुत समझदार है, निश्चित रूप से वो मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास मजबूत है मेरा। रास्ते में प्रचार करते करते नरेश मीणा जी मिल गए आपके बागी पार्टी के, क्या कहेंगे, बुला के कुछ कहेंगे या आशीर्वाद? प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, और हम तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। चाहे रघुवीर सिंह जी, मैं आमने सामने चुनाव लड़ा और वहाँ निर्वाचन अधिकारी जी के यहाँ रघुवीर सिंह जी, हम दोनों एक साथ फार्म भरने गए, मैंने उनके वहाँ पाँव छुए। तो ये संस्कार की बात होती है। हमें हमारे माता पिता ने और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अच्छे संस्कार दिए, तो चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, इसमें हमारे मन में कोई गलत, उसके लिए किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। राजनीति में गुस्सा आता रहता है, लास्ट गुस्सा कब आया आपको? नहीं, मेरे में भगवान ने मेरी विल पावर बहुत मजबूत दी है और मैं गुस्सा करता भी नहीं हूँ। और जाति के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे हटता भी नहीं। लेकिन जो हम आंदोलन करते हैं, किसी चीज के लिए हम कोई प्रदर्शन करते हैं, तो पूरी दमदारी से करते हैं, मर्यादित तरीके से करते हैं और संविधान की परिधि के अंतर्गत करते हैं। अब रैपिड क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 सवाल है, उसका एक ही जवाब देना है, एक वर्ड में। कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में कौन नेता आपको सबसे प्रिय है? मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया कि मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे लिए सम्मानीय हैं और सम्मानीय रहेंगे। प्रिय पूछ रहा हूँ, सबसे फेवरेट। प्रिय सम्मानीय एक ही बात है। किसी टीचर से फेवरेट पूछते थोड़ा, वो एक ही बात है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी मेरे लिए प्रिय। और बीजेपी के, क्योंकि लोकतंत्र है, वो तो चुनाव के बाद सबसे फेवरेट। नहीं, बीजेपी के भी कोई अगर वरिष्ठ नेता मिलते हैं तो हम तो उनसे सम्मान से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो बहुत लड़ाई है विचारधारा की। अच्छा, तो वो अपनी जगह है, प्रजातांत्रिक तरीके से है, और प्रजातांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव है, आपका बहुत अनुभव बोलता है, ठीक है, खूब चुनाव लड़ा दिए, लड़ लिए, आगे भी लड़ा देंगे, लड़ लेंगे, चलता रहेगा, क्योंकि अनुभव बोलता है कि कुछ आप कुछ नसीहत देना चाहते हैं सभी नेताओं को, कुछ भाई मतलब चुनाव शांतिपूर्ण, हर किसी डेमोक्रेसी में पीसफुल चुनाव होना चाहिए। देखो साहब, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, प्रयास यही रहना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से हो, जिससे जनता को भी कोई परेशानी नहीं हो, मतदाताओं को भी कोई परेशानी नहीं हो, और वो निष्पक्षता से अपना मतदान कर सकें। तो ये हमेशा स्वस्थ प्रजातंत्र का यही तरीका है। एक अंतिम सवाल है,
इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट लगती है, आपका पूरा मतलब साथ निभाएगी, लगता है आपको? बिल्कुल सब एकजुट हैं। कल मेरी नामांकन रैली है, तो हमारे प्रभारी महासचिव सम्मानीय रंधावा साहब पधार रहे हैं, सम्मानीय हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब पधार रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोडासा जी आ रहे हैं, पायलट साहब हमारे एआईसीसी के महासचिव सम्मानीय पायलट साहब आ रहे हैं, एआईसीसी महासचिव सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जोली जी आ रहे हैं, हमारे एआईसीसी के सचिव सम्मानीय धीरज जी गुजर साहब आ रहे हैं, सांसद हमारे दौसा के मुरारीलाल जी मीणा साहब आ रहे हैं। पूरा कल मंच सजेगा, तो सभी नेता आ रहे हैं। कल तो आपकी बारात निकलेगी। देखो साहब, ये सौभाग्य किसी को मिलता है, एक तो इंसान की शादी होती तब बारात निकलती, आपकी राजनीति की बारात निकलती जा रही, निकासी निकलती जा रही, घोड़ी पर बैठ के सवार होकर। मजा तो आता होगा। ये तो क्या है साहब कि नेताओं का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, ये सभी उसी का परिणाम है। और मैं तो ईश्वर से ये मनोकामना करता हूँ कि जब तक मेरे में जान रहे, सांस रहे, मैं मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र के लिए, मेरे बारां जिले के लिए समर्पित भाव से क्षेत्र में सामाजिक कार्य, क्षेत्र में विकास के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों सेक्टरों में जितना ईश्वर मुझसे अधिक से अधिक काम करा सके, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ। और मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में सभी जाति, सभी समाजों को, मेरा सभी धर्मों को मेरा परिवार मान के सेवा भाव से मैंने सेवा की है और मैं मरते दम तक करता रहूँ। सरकार को 2-2.5 साल हो गए हैं, बीजेपी सरकार को। ये छोटा सा संक्षेप में बताइए कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को, क्योंकि काफी लंबा अनुभव है, आप बीजेपी सरकार में भी रहे, कांग्रेस सरकार में भी रहे, हर तरीके उसमें रहे। मैंने कार्यकाल का तो आपके पहले के प्रश्नों में उत्तर दे दिया। सरकार का मतलब, हाँ, सरकार का ही कि कोई कहता है, मैं सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये सरकार प्रशासनिक दबाव में चल रही है, कहीं कहीं ना कहीं? मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया कि भाई सरकार की जो वर्किंग है उससे आमजन परेशान है, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से और नीचे के तबके तक लोगों को काफी परेशानियां हैं। मैंने आपको बता दिया कि विकास के कार्य सब ठप पड़े हैं, किसानों से जुड़े हुए सेक्टर में सब किसान अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी तेज वर्षा के कारण 3-3 बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, मुआवजे का अभी तक पता नहीं है। ये किसको दोषी दें, सरकार को या प्रशासनिक प्रशासन को? सरकार ही दोषी होती है भाई। गुड गवर्नेंस के दायित्व जो होता है वो सरकार का होता है, मतलब आपका, और प्रशासनिक अधिकारी तो सरकार के एक पार्ट है। मतलब आपको लगता है कि मतलब सर भजन लाल जी के पास कमांड नहीं है प्रशासनिक अधिकारी? मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं तो सीधा सा है कि जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और आम आदमी उससे परेशान है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी, सब परेशान। देखो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रमोद जैन भैया जी को हम ये कहेंगे कि चुनाव के दौरान एक मई वाला 20-25 दिन है, सेहत का ख्याल रखिएगा अपना। न्यू भारत न्यूज आपको यही कहता है कि सेहत का पूरा ख्याल रखिए हर तरीके से। इन्होंने जितने हमने सवाल किए, तमाम सवालों के बेबाकी के जवाब दिए, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे भी पूछे, लेकिन बहुत अनुभवी है कि सवाल को सवाल ही रहने दिया इन्होंने। तो मैंने आपका हर सवाल का जवाब दिया नहीं दिया, हमने क्या बोला, हम ये नहीं कह सकते कि सवाल का सवाल बेबाक दिया, लेकिन मतलब अनुभव बोलता है इनका। और बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया इन्होंने हमें। न्यू भारत न्यूज, NBN टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम। जय।